जय हिंद दोस्तों। आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आप एक आम भाषा में समझें तो मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो 16 महाजनपद में से एक था, जिसके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या उन महाजनपदों की स्थिति रही थी और वह हमारे इतिहास पर क्या छाप छोड़े थे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने हमारे प्रीवियस जो चैप्टर हमने कवर किए हैं उसको ज़रूर देखें और उसका नोट बना करके आप समय से निश्चित समय अंतराल पर रिवाइज करते रहें, ताकि उनसे अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसको निश्चित रूप से कवर कर पाएँ। चलते हैं, इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। महाजनपद, जनपद तो नाम सुना ही होगा आपने, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन महाजनपद की हम बात करेंगे। आर्य जाति जो थे, आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से, विलीन का मतलब हुआ आपस में मिलने से, जनपद का विस्तार हुआ। आर्य जो कि श्रेष्ठ थे और कहीं बाहर से आए हुए थे, और उनके जो आपस में मिलान होने से जो विस्तार हुआ वह जनपद के रूप में विस्तार हुआ था, और महाजनपद के रूप में। जनपद का ही अधिकतम बड़ा सा रूप जो कहें वह महाजनपद बना। महाजनपदों में अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया गया था, यानी ईसा 6ठी शताब्दी में इसका एक्सपेंशन कहें आप, किया गया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि देखने को मिली थी, धन धान्य की समृद्धि भी देखने को मिली थी, व्यापार और वाणिज्य का एक चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया था। यानी व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, धन धान्य में और कला कौशल में एक अविस्मरणीय उद्भव देखने को मिला था, विस्तार देखने को मिला था। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक इतिहास का जो शुरुआत है वह 6th सेंचुरी BC से माना जाता है। 6th सेंचुरी BC के आसपास जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था और पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण, यानी यह जो आपने सुना वो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये जो इलाका था जहाँ पर मगध विस्तृत हुआ, यानी मगध का विस्तार हुआ, उसके पीछे लॉजिक था कि लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ, यानी लकड़ी के बजाय लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके कारण उपज खेती में अत्यधिक उपज देखने को मिली और आर्थिक परिवर्तन भी हुए थे, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति अपार रूप से बढ़ गई, यानी जो क्षत्रिय जो अपने आप को लड़ाका समझते थे उनके पास हथियार और औजार अधिक मिल गया। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरारें पड़ने लगी थी और क्षेत्रीय भावना में जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा था। परिणाम यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जनपद और महाजनपद में परिवर्तित हो गए, यानी जनपद जो था वह महाजनपद में परिवर्तित हो गए, और इसका संख्या आप कहें तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी, तो 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, यानी इन महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है उससे, महावस्तु से एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। यूँ ही आप समझ लीजिए कि जो इन 16 महाजनपद में जो सर्वश्रेष्ठ था वह था मगध, दूसरा था कौशल, तीसरा वत्स, चौथा अवंती, यानी ये जो थे वह सब महत्वपूर्ण जनपद में जाने गए। 16 महाजनपदों में अस्मक, याद रखिएगा, अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया अब यहाँ पे कि दक्षिण भारत में मात्र एकमात्र जनपद था, महाजनपद था, वह कौन था, तो वह अस्मक। याद रखिएगा, वह किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी रिपब्लिक था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष जनपदों में, यानी 14 जनपदों में, महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो यह प्रश्न जो यूनिक है उसको ध्यान में रखिएगा। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगृह,
श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं कि जो 6 महानगर जो है महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर की जो सूचना मिली है वह चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। अच्छा, महाजनपद की अगर बात करें और उनकी राजधानी तो उनको एक नज़र में आप इस टेबल के आधार पर समझ पाएंगे। जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी वाराणसी थी। राजधानी से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। कौशल जो महाजनपद है उसकी राजधानी श्रावस्ती कहें या अयोध्या, आजकल यह फैजाबाद मंडल में है। अंग जिसकी राजधानी चंपा जो भागलपुर और मुंगेर का इलाका। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी, इसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण बिहार में पड़ता है। और बज्जी जो वैशाली में, उसकी राजधानी वैशाली। मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर एवं पावा यानी फर्स्ट भाग की जो कैपिटल है वह कुशीनगर और दूसरे भाग की पावा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया का जो क्षेत्र है। चेदी जिसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती आप याद रखें। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी और पांचाल जिसकी राजधानी उत्तरी अही क्षेत्र रामनगर बरेली का इलाका और फर्रुखाबाद कामपिल्य का क्षेत्र। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर और सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा। अश्मक जिसकी राजधानी पोतना या पोटली है और अवंती उत्तरी उज्जैनी का क्षेत्र है और गांधार तक्षशिला का क्षेत्र है। कम्बोज राजपुर हाटक कश्मीर का क्षेत्र है और कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ का क्षेत्र यह उसकी राजधानी। तो इस तरह से इन राजधानी से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको एक टेबल को जरूर याद कर लें और अपने हिसाब से कॉपी में नोट भी कर लें। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। याद रखिएगा, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है विश्व का, दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो बज्जी संघ की राजधानी थी जिसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे जिनमें मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती थी। याद रखिएगा, 4 महाशक्तिशाली जनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं, इस तरह के तथ्यों को बहुत ध्यान रखें। अंगुत्तर निकाय की अगर बात करें, अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वह इस तरह से हैं। इसका हम संक्षिप्त वर्णन इसके आधार पर करेंगे। पहला है काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। अगला कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूरब में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अंग की बात करें, अंग की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। मगध की अगर बात करें तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगली बारी वज्जी की है, तो वज्जी ध्यान रखिए, यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ था। मल्ल की अगर बात करें, वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ था, जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। कुश जातक में ओक्वाक को वहाँ का राजा बताया गया है।
चेदी यानी चेती इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। वत्स की अगर बात करें, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। अगली बात कुरु की करें। कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। पांचाल, प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहि क्षेत्र तथा दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कामपिल्य थी। मत्स्य मच्छ यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध के काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। सूरसेन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अश्मक की अगर बात करें, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखेंगे। अवंती उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी। लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र और शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था। गांधार की अगर बात करें, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। तो इस तरह से इन तथ्यों को ध्यान रखेंगे। अगली बारी है कंबोज। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, यानी वहाँ पर घोड़े का व्यापार हुआ करता था। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर की अगर बात करें तो आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। दूसरा, प्रत्येक राजतंत्र का शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी, जबकि गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा और सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, जबकि प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र की व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी। तो ये थे अंतर राजतंत्र और गणतंत्र में। आप इसको बखूबी नोट करेंगे और उसको समझेंगे। अब समझेंगे बुद्ध के समय में गणतंत्र की स्थिति क्या थी। बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे, जैसा कि आपको ज्ञात है। इसके अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण भी मिले हैं। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, शुमसुमारा के भग, अलकल्प के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। आप इतने जो 10 गणतंत्र के नाम सुने, इसमें सबसे अधिक जो शक्तिशाली गणराज्य था वो था लिच्छवी। याद रखिए, लिच्छवी वो सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। कपिलवस्तु के शाक्य की अगर बात करते हैं, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, इसके शाक्य वंशीय सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे। चातुमा, शामगाम, खोदुस्म, मिशिलावती, नगरक, देवदह आदि। शाक्य लोग अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। इस राज्य का विनाश कौशल नरेश बेडुडभ द्वारा किया गया था। कपिलवस्तु के शाक्य।
अच्छा, अब है सुम सुमारा के भाग। इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार यानी मिर्ज़ापुर जिला से किया गया। ऐसी मान्यता है कि भग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। अगली बारी है अलकप के बुली। इसकी राजधानी बेतिया बेट द्वीप थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों में अवस्थित था। केशपुत के कलाम। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। आचार्य आलार कलाम इसी राज्य से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य आलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम के कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कोलियगण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कुशीनारा के मल्ल। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडनौरा नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। पिपलीवन के मोरिये किंवदंती हैं कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश से उत्पन्न हुए थे। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। वैशाली के लिच्छवी जो सबसे प्राचीनतम और शक्तिशाली जो गणराज्य था, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली ही राज्य था। लिच्छवी बजी संघ में सर्वप्रमुख था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बशाढ़ नामक स्थान में स्थित की गई। महाबग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। लिच्छवी का राजा चेटक था। चेटक की पुत्री चेलेना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। मिथिला के विदेह। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे, इसलिए इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में समझें तो मगध साम्राज्य एक बहुत ही सुदृढ़ और समृद्धशाली साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक था। अब इसका एक चर्चा हम विस्तार से समझते हैं। मगध प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, जो बाद में राजगृह बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अब भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक बार इस प्रश्न को फिर से समझिए। मगध इतना समृद्धशाली क्यों बना, उसके पीछे रीजन था कि उपजाऊ क्षेत्र था, विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र, कृषि में लोहे और नए तकनीक का प्रयोग किया गया, वन क्षेत्र उपलब्ध थे, हाथियों की उपलब्धता थी, वन था इसलिए हाथियाँ भी उपलब्ध थी, और खनिज संसाधन की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा और प्राकृतिक सुरक्षा, ये सब कारण बने जिसके कारण से मगध जो है उत्कृष्ट यानी उत्कर्ष पे पहुंचा। मगध समृद्धशाली बना, इसके पीछे ये सब कारण थे। मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है।
जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जानते हैं। अब समझिए मगध राज्य के प्रमुख वंश। मगध राज्य के प्रमुख वंश कौन थे? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश जो समझें, उसके जो संस्थापक थे वह बिंबिसार और उनकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज कहें, और बाद में जो पाटलिपुत्र के नाम से जानी गई। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो बिंबिसार, हर्यक वंश का प्रमुख शासक बिंबिसार हुआ। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने यानी मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किए और इसका नाम श्रेणिक तथा जैन साहित्य में था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उनके 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोशला देवी थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला हुआ था, जिसमें 1 लाख की वार्षिक आय हुआ करती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो इस तरह से उनकी 3 राजकुमारियां थी। अब उसके बारे में हम समझे भी कि किनसे क्या मिला था। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। अब उनको शादी विवाह करके राजनैतिक रूप से बहुत सा प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रदोत से मित्रता कर ली और वो अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। अब बात करें अजातशत्रु की। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था। प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों से समझौता भी कर लिया था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी थे, जैन धर्म का पालन करने वाले। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ था। अपने कूटनीतिक मित्र वशकार की सहायता से उन्होंने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूशल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए थे। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी याद रखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष, लेकिन ऐसे देखें तो आप 32 वर्षों तक उसका शासन हुआ। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया, यानी इनको भी उनका बेटा ही मारा था। उदयन की बात करें, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जानते हैं, तथा उसने अपनी राजधानी बनाया था। वह जैन मतानुयायी था। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो याद रखें, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी थी। शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो शिशुनाग इस वंश का शासक यानी संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश भी पड़ा था। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो पहला नाम शिशुनाग का आता है। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग शामिल था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा इन तथ्यों को। अब हम बात करेंगे कालाशोक के बारे में। कालाशोक, इसका नाम पुराण और दिव्य वदान में काक वर्ण मिलता है। याद रखिए, इनका नाम
काकवर्ण के रूप में चर्चित है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों स्थाविर और महासांघिक में बट गया था। यानी काल शोक के समय में ही बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हो गया था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इस फैक्ट को फिर से सुनिए। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण यानी कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालशोक के 10 पुत्र थे, जिन्हें कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था। यानी उनके 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया था। अब इसके बाद बारी आती है नंद वंश की। नंद वंश यानी संस्थापक जो थे महापद्मनंद, जिनके प्रमुख शासक हुए महापद्मनंद, घनानंद। अब महापद्मनंद की बात करें तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद थे, एक शूद्र थे। इसमें महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण की थी, एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। घनानंद भी इसी का पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो अब हम बात करेंगे घनानंद की। यह सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, जबकि ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे, जिससे जनता असंतुष्ट थी। घनानंद ने कॉमन पीपल पर बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर दिए, जिससे जनता असंतुष्ट थी। घनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आया था। वह घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्यों के शासन के संबंध में आप समझें तो मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। मौर्य के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष मतलब अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गया था। अब समझेंगे कि पूरी ऊंचाई पर पहुंचने के कारण क्या थे। पहला, सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो पाया था। दूसरा, तांबे और लोहे की खानों में से निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थी। तीसरा, जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करती थी। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी हुई थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से भी सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। ये सभी महत्वपूर्ण कारण एक साथ बन पाए, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न आए तो आप इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि वंश के नाम और राजा का नाम और उनके शासनकाल दिए गए हैं। एक नज़र में आप इस टेबल को देख करके समझ पाएंगे कि हर्यक वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हुए वह बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और उसके उत्तराधिकारी। अब उनका कार्यकाल अलग अलग लोगों का 52 वर्ष, 32 वर्ष और 48 वर्ष क्रमशः था। जिस क्रम में हमने नाम लिया है उसी क्रम में उसके शासन का वर्ष भी आप समझ पाए। वह 544 से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक का समय हर्यक वंश के नाम से अलॉटेड है। शिशुनाग वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश का शासन काल आता है। उसके महत्वपूर्ण शासक हुए शिशुनाग, काकवर्ण, जिसको कालाशोक के नाम से जानते हैं, और उनके 10 पुत्र। इनका भी कार्यकाल 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद बारी आती है नंद वंश की, जो कि महत्वपूर्ण शासक हुए महापद्मनंद और उनके 8 पुत्र। इनका शासनकाल 21 वर्षों तक चला था।
और 344 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक था। तो ये सारी जानकारी एक टेबुलर फॉर्म में थी और उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें बखूबी समझ गए होंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न को भी आप एक बार ज़रूर देख पाएंगे। राइट फ्रेंड, जैसा कि आपने चैप्टर के बाद देखा है, यह प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो सीधा अगर आपने ध्यान से सुना भी होगा तो आपका आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। इसका आंसर होगा मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक पूछा जा रहा है, जो बाद में पाटलिपुत्र हुई थी। प्रारंभिक क्या थी? राजगृह, जिसको हम गृहव्रज के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। याद रखिए, सीधा आंसर हर्यक वंश। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी इसी कारण मारा गया? तो वह थे अजातशत्रु। याद रखिएगा, अजातशत्रु। गौतम बुद्ध ने अपने बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय जीवक जो एक दरबारी चिकित्सक था, वह किससे संबंधित था? बिंबिसार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य और राजधानी, देखिए प्राचीन जनपद हैं, उनकी राजधानी है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अही क्षेत्र और कौशल की राजधानी कौशाम्बी। श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और जो क्या नाम है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस तरह से आप इसका मिलान करके ऑप्शन नंबर बी सही टिक लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, यह तो सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण, यह भी सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, यह भी सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न संख्या 10 की ओर है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ है? मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। उम्मीद करता हूँ इन मगध के उत्कर्ष या मगध से जुड़ा हुआ, इन महाजनपद से जुड़ा हुआ पूरे फैक्ट बखूबी समझ गए होंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्न को आसानी से सॉल्व भी कर पाए होंगे। थैंक यू एंड गुड लक।